नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं सतीश। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में हिंदी के 30 क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट। ये है आपका प्रीवियस ईयर्स पेपर। जो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएंगे, उसमें से आपके 15 नंबर के 2 अनसीन पैसेज आएंगे और 15 नंबर का आएगा आपका शिक्षा शास्त्र। तो अभी इतना समय नहीं बचा है कि हम एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ते जाएं। और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपके 30 में से 30 बनने की पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। और इससे ज़्यादा जो आपके 2 अपठित गद्यांश आएंगे, उनमें से आप 15 में से 15 लाने की कोशिश करोगे तो आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है और आप पात्रता परीक्षा पास कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही टेस्ट अन्य सब्जेक्ट के भी मैं आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता रहूँगा। चलो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें 2 अपठित गद्यांश आएंगे, एक 8 नंबर का और एक आएगा 7 नंबर का। तो चलो पहला अपठित गद्यांश शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश को सॉल्व करने से पहले यह ध्यान रख लें कि पूरे अपठित गद्यांश को बिल्कुल ध्यान से समझ कर एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद ही उसके प्रश्नों के उत्तर अपन को हल करना है। चलो पढ़ते हैं। पहले अपठित गद्यांश क्या है। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। यानी कि अपने शरीर की भी स्वच्छता और मन की भी स्वच्छता दोनों ही शरीर के लिए और मन के लिए आवश्यक हैं। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन आए कि आंतरिक स्वच्छता के आयाम क्या हैं, तो मन के शुद्ध और सात्विक विचार जो हैं वह आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति का समावेश होता है। तो बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आती है, पर्यावरण की अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। यानी कि जो आंतरिक स्वच्छता है उसी पर आधारित होती है बाह्य स्वच्छता। जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा तब तक अपना जो शरीर है वो भी स्वच्छ नहीं हो सकता। आगे है, मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। चलो अब शुरू करते हैं इसके प्रश्न। प्रश्न नंबर 91 पहला प्रश्न है, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। तो अभी पढ़ चुके निर्मल विचार है, मन में विचार आते हैं। शांति, मन की शांति है। प्रेम है। शिक्षा, इसमें जो चौथा ऑप्शन है शिक्षा, वही इसका आंसर है। शिक्षा ही इसका आंसर है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए शिक्षा, पर्यावरण यह वहाँ स्वच्छता के अंतर्गत आता है। तो आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुनियादी आवश्यकता है। बुनियादी आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है। तो बाहरी स्वच्छता और निर्मलता, गलत। भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, गलत। बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता, ये दोनों बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्योंकि अपठित गद्यांश की पहली लाइन आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है। भीतरी स्वच्छता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक हैं, गलत है। भीतरी स्वच्छता पर ही बाहरी स्वच्छता आधारित है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 है, बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है, यह भी आपका गलत है। बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र है, यह भी गलत है। तो मित्रों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब तक अपठित गद्यांश को पूरी तरीके से हम अच्छे से समझ के नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन प्रश्नों के आंसर हम नहीं लगा सकते। जैसे इसमें लिखा है, बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। इसका मतलब है कि मन की स्वच्छता या मन की स्वच्छता पर ही आपकी बाहरी स्वच्छता निर्भर करती है। तो इसका प्रश्न नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको जो 8 नंबर का अपठित गद्यांश आने वाला है, उस अपठित गद्यांश में आपके 3 नंबर के तो व्याकरण वाला या शब्दार्थ या व्याकरण में से संबंधित कोई कुछ पूछ सकता है। तो जैसे इसमें विधान में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। विधान में एक लगाने पर विधानिक कोई सा शब्द नहीं होता, विधानिक कोई सा शब्द नहीं होता, वैधानिक नहीं होता, वैधानिक होता है। तो अगर आपको शुद्ध वर्तनी आती तो भी आप इसका सही आंसर लगा देंगे। प्रश्न नंबर 95 निम्न में से किस में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का अपठित गद्यांश से कहीं तक संबंध नहीं है, ये है आपका व्याकरण वाला प्रश्न। तो चलो, विशेषण का मतलब होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, वो शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बतलाते हैं वो कहलाता है विशेष्य। चलो देखते हैं। पहला, बाह्य स्वच्छता। तो इसमें स्वच्छता की विशेषता बाह्य शब्द बतला रहा है, तो इसमें तो संबंध है। अगला है ऑप्शन, बुनियादी आवश्यकता। तो इसमें आवश्यकता की विशेषता बतला रहा है, तो ये भी है। जन्मजात गुण, तो यहाँ पर गुण की भी विशेषता बतला रहे हैं कि कैसे गुण हैं, जन्मजात। शिक्षा और पर्यावरण, ये दोनों की दोनों समानार्थी हो गए, तो इसमें कोई संबंध नहीं है विशेषण और विशेष्य का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। समूह से भिन्न शब्द है, समूह से भिन्न शब्द है। स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान और ऑप्शन नंबर 4 है आपका स्वच्छ। ऑप्शन नंबर 4 है स्वच्छ। तो इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से तो होना चाहिए स्वच्छ जी। लेकिन ये इसमें डाउट हो सकता है। जब यह पेपर हुआ था तो आयोग ने इसका आंसर स्वच्छ माना था, लेकिन स्वच्छ, निर्मलता और स्वच्छता ये तीनों के तीनों समान लग रहे हैं, जबकि भिन्न लग रहा है इसमें सम्मान, जो कि इन तीनों से हटके हैं। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को इसका उत्तर माना है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। इस प्रश्न का उत्तर है, चलो पढ़ते हैं। मन में कोमल भाव जगाना, मन में कोमल भाव जगाना। ऑप्शन नंबर 2 है, मन के बुरे भावों को दूर करना, मन की कल्पना को उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना। तो देखो यहाँ पर आंतरिक स्वच्छता, स्वच्छता तभी, कोई भी चीज़ को स्वच्छ तब करेंगे जब वो पहले से गंदी हो। तो मन में कोमल भावों का जगाना, तो ये तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं। मन में पहले से कोई बुरे विचार तो है नहीं जो इसमें स्वच्छता जैसा काम होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, मन के बुरे भावों को दूर करना। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 97 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। मन के बुरे भावों को दूर करना, क्योंकि इसमें पहले से बुरे भाव हैं और उनको दूर करना। कोई भी चीज़ जिसमें गंदगी हो और उसको साफ करें तो स्वच्छता
कहलाता है। इसी प्रकार आंतरिक स्वच्छता का मतलब मन की स्वच्छता। तो मन में बुरे भावों को दूर करके ही मन की स्वच्छता को लाया जा सकता है। मन की कल्पना को उड़ान देना, इससे कहीं से कहीं तक ये वाला भी नहीं बनेगा। मन की समस्त भावनाओं का दमन करना, ये भी नहीं बनेगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 98, बुनियादी में प्रत्यय है। बिल्कुल सिंपल सा शब्द है। सब बुनियाद एक शब्द होता है और इसमें प्लस ई प्रत्यय लगा दो तो क्या बन जाएगा? बुनियादी। तो ये भी आपका एक सामान्य सा प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 99, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विचारों और भावों की पवित्रता, शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता, शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। तो मित्रों, सबसे पहले अपने लिए भीतरी जो स्वच्छता है, अपठित गद्यांश के अनुसार वहाँ पर बताया गया है कि भीतरी स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता आंतरिक स्वच्छता पर निर्भर करती है। तो जब तक आंतरिक स्वच्छता नहीं होगी तब तक बाहरी स्वच्छता का कोई मतलब। इसमें बाह्य स्वच्छता की बात है, इसमें बाह्य स्वच्छता की बात है और इसमें शारीरिक स्वच्छता वही है बाह्य स्वच्छता। तो इन तीनों, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा विचारों और भावों की पवित्रता। ये मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, पहले अपठित गद्यांश में 9 क्वेश्चन आए हैं और 9 में से आपके 3 प्रश्न आए हैं व्याकरण वाले, 3 प्रश्न आए हैं व्याकरण वाले और अन्य प्रश्न आए हैं 6 आए हैं आपके अपठित गद्यांश को। तो जब तक आप अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक बिल्कुल समझ के नहीं पढ़ोगे तब तक आप प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पाओगे सही से। चलो चलते हैं अब दूसरे अपठित पद्यांश की तरफ। एक हो गया आपका गद्यांश, अब है पद्यांश। चलो पद्यांश को पढ़ते हैं। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो यह भी एक सामान्य सा अपठित पद्यांश है जिसके अर्थ को पढ़ने पर आराम से समझ सकते हैं। चलो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, कविता में किस छल की बात की गई है? तो आप देखिए प्रश्न नंबर, इसकी लाइन नंबर 4, चौथी लाइन में दिया है, व्यापारी बनकर आए छल से हम पर राज किया। यह पद्यांश अंग्रेज़ों के बारे में है पूरा। कविता में छल किस बात का? व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। तो यहाँ पर अंग्रेज जब अपने देश ब्रिटेन से यहाँ पर आए थे तो वो केवल व्यापार करने आए थे और यहाँ पर व्यापार करते करते उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। तो इसमें व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के इस बात का जिक्र किया गया। तो प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 101, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो नीति था कोई सा शब्द नहीं होता। नीति में मात्रा पहले से लगी है तो बड़ी की मात्रा नहीं लगी, एक लग सकती, ये नीति है कोई सा शब्द नहीं होता। यहाँ पर एक हो जाएगा और शब्द बनेगा इससे नैतिक। अभी इससे पहले एक शब्द भी आया था विधान प्लस एक, उसका बना था वैधानिक। ऐसे ही नीति का बन जाएगा नैतिक। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 102 है, स्वाभिमान का संधि विच्छेद कीजिए। तो यह भी अपठित गद्यांश से कहीं तक संबंधित नहीं है, यह भी आपका एक व्याकरण का प्रश्न है। स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। तो पहले चलो देखते हैं। स्व प्लस भिमान गलत, ये भी आपका नहीं है। स्व प्लस विमान गलत, स्व प्लस अभिमान ये आपका सही आंसर है।
स्वाभिमान, स्व प्लस अभिमान, ये भी आपका गलत है। प्रश्न नंबर 102 का आपका प्रश्न नंबर 102 का उत्तर नंबर 4, यहाँ पर स्व प्लस अभिमान और इसका शब्द बन रहा है स्वाभिमान। इसमें दीर्घ स्वर संधि, कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर इसमें है। यहाँ पर छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बन रहा है यहाँ पर क्या? बड़ा आ। स्व में छोटा आ और एक आ इसमें है, तो यहाँ पर ये दीर्घ स्वर संधि है। तो मित्रों, मैं आपके लिए एक संधि की पूरी वीडियो लेकर आऊँगा और आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए व्याकरण के प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, इन्हीं चीज़ों में से आपके हिंदी में आएंगे, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा और इनकी मैं पूरी कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 103, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश से प्रतिबिंबित होता है? वीर शहीदों के बलिदान से। इससे कहीं से कहीं तक पता नहीं चल रहा कि लंबा समय लगा था। कीमत बड़ी चुकाई, इससे भी नहीं पता चल रहा कीमत चुकाई है समय का, तो इससे कहीं से कहीं तक पता नहीं चल रहा। गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, इसमें भी कहीं से कहीं तक पता नहीं चल रहा। लंबी चली लड़ाई थी, हाँ इससे पता चल रहा है। प्रश्न नंबर 103 का उत्तर हो जाएगा 4, लंबी चली लड़ाई थी। इससे पता चल रहा है कि लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। तो इसका प्रश्न यहाँ से इसका उत्तर आप लगा सकते हैं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 104, देश की स्वतंत्रता के लिए शस्त्रों का निर्माण किया गया, कविता में कहीं से कहीं तक है नहीं। अपने जीवन की आहुति दी, यह भी नहीं है। वीरों की भर्ती की गई, यह भी नहीं है। बहुत सारा नहीं, सॉरी, इसमें देखते हैं देश की स्वतंत्रता के लिए हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो इस लाइन से बिल्कुल आप इस प्रश्न का उत्तर लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 103 का देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में, ये नहीं है। प्रश्न नंबर 104, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी, यानी कि आपको बलिदान देना पड़ा। इसका प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है? वीरों की कूटनीति को, गलत। वीरों के अस्त्र शस्त्रों को, गलत। व्यापारी वर्ग के सहयोग को, गलत। वीरों के बलिदान को। इसका सही आंसर हो जाएगा वीरों के बलिदान को। चलो देखते हैं कविता में मिली आज़ादी, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। इस लाइन से साफ साफ पता चलता है कि ये इस प्रश्न क्रमांक 105 का उत्तर 3 हो जाएगा। तो आपके ये 15 नंबर के 2 अपठित गद्यांश हो चुके हैं। इसमें एक में आपके आए 6 प्रश्न और एक में आए आपके 9 प्रश्न, और 9, 6, 15 हो। उनमें से 5 नंबर के आपके आए व्याकरण के प्रश्न और 10 नंबर के आए अपठित गद्यांश। आपका प्रश्न भी सेम इसी प्रकार का रहने वाला है। अगर आप पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आपको अपठित गद्यांश हिंदी के 100% सही करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी कम मेहनत से पूरे के पूरे प्रश्न सही हो सकते हैं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपका आएगा 15 नंबर का। अभी तक तो आपके थे 2 अपठित गद्यांश 15 नंबर के। अब 15 नंबर के आपका है शिक्षा शास्त्र, हिंदी का शिक्षा शास्त्र, जो कि आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में शिक्षा शास्त्र 15-15 नंबर का आने वाला है। शिक्षा शास्त्र आपको इसमें कहीं से कहीं तक कोई रटने की ज़रूरत इसमें है नहीं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझने का, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इनके आप
केवल और केवल आप निर्भर करोगे प्रैक्टिस पर। ये केवल प्रैक्टिस से ही पूरे सही होते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके उतने ही ज़्यादा प्रश्न सही होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने रहिए। अब चलो हम चलते हैं शिक्षा शास्त्र के 15 प्रश्नों पर और किस तरह के प्रश्न आएंगे, किस तरह से इनको हल किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं आपके 15 में से 15 या अन्य सब्जेक्टों के भी जो शिक्षा शास्त्र है उसमें भी आपके पूरे में से पूरे सही हों, इसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अन्य जो वीडियो प्रैक्टिस सेट 2 और गणित की अंग्रेजी की जो आने वाली हैं उनको भी आप ध्यान से देखें। चलो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कथन है, बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं। इसका मतलब है कि बच्चे मन ही मन में कुछ गाना या गीत गुनगुनाते रहते हैं, तो इसका क्या मतलब है। बच्चों की शब्दावली को समृद्ध करना, इससे कहीं से कहीं तक कोई शब्दावली नहीं बढ़ती है, संभव ही नहीं है। शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, हाँ ये हो सकता है। शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए वो इसको बार बार बोल सकता है, तो ये इसका सही आंसर हो सकता है। उच्चारण का अभ्यास, इसमें भी ये कहीं से कहीं तक नहीं है, इसमें कोई उच्चारण का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय, हाँ ये वाक्यों की लय बनाना, वो कोई भी गीत गुनगुना के वाक्यों की, और अभिव्यक्ति का मतलब है जब तक वो मुंह से बोलेगा नहीं तब तक अभिव्यक्ति का संवर्धन हो ही नहीं सकता। तो इसके प्रश्न नंबर 106 के ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों हो सकती हैं या दोनों में से कोई एक हो सकता। आयोग ने इन दोनों प्रश्नों को सही माना है, दोनों उत्तरों को सही माना। आपका दोनों में से कोई भी एक है तो आपका भी सही माना जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि मतलब कि यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के महत्व के बारे में कह रहे हैं कि उसको केवल एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए, सही है। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, सही है। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार को प्रदर्शित कर सकते हैं, सही है। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में जाकर आदर्श पठन व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे, जिससे प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं वो भी अध्यापक और दूसरे वयस्क व्यक्तियों को देखकर आदर्श पठन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो पुस्तकालयों में सस्वर पाठन बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर आपको मन ही मन में पढ़ना पड़ता है। तो इसका जो नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 104 का 4। इन दो प्रश्नों से यह पता चल रहा है कि जब तक आप प्रश्न को बारीकी से नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे, तब तक इनके प्रश्नों के उत्तर लगाने में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए। साक्षरता अर्जित करने के लिए ध्वन्यात्मक कोई नहीं है, दृश्य शब्दावली प्रतिमानों की पहचान ये भी नहीं है, सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है 3, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए, तो डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। जब तक आपको भाषा अवबोधन नहीं होगी आप साक्षरता का मतलब क्या है, आपको अक्षर सहित ज्ञान, तो भाषा का अवबोध मतलब आपको अक्षर सहित ज्ञान। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। आप इनको भी ध्यान से रखें कि सही है या सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है, उसका आंसर अपन को देना है। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना,
व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना। यह बिल्कुल गलत है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल व्याकरण के प्रासंगिक नियम उनको बता दिए जाएं, वास्तविक संप्रेषण उनका बता दिया जाए और संप्रेषण के अभ्यास के अवसर दे दिए जाएं। व्याकरण सीख जाएंगे बच्चे। ये रटने वाली मेथड यहाँ पर गलत है। तो जो ऑप्शन नेगेटिव अर्थ दे उनको आप इसमें लगा सकते हैं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है? तो इसमें बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। अक्षरों और ध्वनियों के बीच को संबंध समग्र भाषा पद्धति हो ही नहीं सकता, स्थिति परक अपागम हो ही नहीं सकता, व्याकरण अनुवाद हो नहीं, ध्वनि विज्ञान। प्रश्न नंबर 110 का उत्तर हो जाएगा ध्वनि विज्ञान निर्देश अक्षरों और ध्वनियों के बीच को संबंध पर यह बल देता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि यह प्रकार किस लिए है, मौखिक प्रवाह अभ्यास। इसका मतलब है कि बच्चों को मौखिक रूप से एक प्रवाह के तरीके से अभ्यास कराना, जिससे बच्चों में बोलने की क्षमता का विकास हो, उनकी शब्दावली एक प्रवाह के रूप में आए, इस चीज़ का अभ्यास कराना। नियंत्रित मौखिक अभ्यास ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं है, बच्चे अपने मन से कोई सा भी वाक्य बोल सकते हैं। निष्क्रिय श्रवण तो ये तो वैसे ही नेगेटिव अर्थ दे रहा, हो नहीं सकता। स्वच्छंद बोलना भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे बच्चों की या दूसरे अन्य व्यक्तियों की भी भागीदारी होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्वच्छंद रूप से तो बोलना संभव नहीं है। चलो चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना का मतलब है एक आपका ये कक्ष है और एक कक्ष में यहाँ पर किताबें वगैरह रख के इसको बोलते हैं पठन कोना सृजित करना चाहती हैं। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? एक प्रश्न। क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 112 में ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों ऐसा लग रहे हैं कि इनको उत्तर होना चाहिए, लेकिन आप प्रश्न देखिए। प्रश्न है सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए किस चीज़ को? इस चीज़ को मानना चाहिए कि ये जो पुस्तकें हैं कक्षा 3 की अध्यापिका, ये बाल साहित्य है या अन्य चीज़ों की किताबें तो नहीं है। तो यहाँ पर जब तक बाल साहित्य नहीं होगा तब तक इनका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर सही हो जाएगा। चलो चलते अगले प्रश्न पर। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य? जीवन की वास्तविक परिस्थितियों, इसको आप ध्यान से देखिए, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा आपका प्रत्यक्ष विधि। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं प्रत्यक्ष विधि में ही। इसके अलावा प्राकृतिक उपागम में जीवन की वास्तविक नहीं हो सकता, श्रव्य भाषिक में भी नहीं हो सकता, संप्रेषण में भी नहीं हो सकता। आप डायरेक्ट
जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 114। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? एक अध्यापक शिक्षार्थियों से अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कह रहा है, तो इसका उत्तर उद्देश्य क्या होगा? विस्तृत पठन का अभ्यास इसमें हो ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक। नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास, नई शब्दावली आ ही नहीं रही है। संरचनाओं को नियंत्रित करने का अभ्यास हो ही नहीं रहा है। सहपाठी के काम की जांच के कौशल को विकसित करना, यह सही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को एक दूसरे को कॉपी दे रहे हैं और उनकी कॉपियों को जांचा जा रहा है, तो सहपाठी के काम की जांच का कौशल यहाँ पर विकसित हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब बुनियादी चरण मतलब कि शुरुआती चरण कक्षा 1 और 2 वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय करते हैं, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है, ये नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करें। इंद्रियां जैसे कि आपके आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जब तक वो इनका प्रयोग नहीं करेंगे और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वे सबसे अधिक नहीं सीख सकते, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 116। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम या फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? प्रारूपण का मतलब होता है केवल नकल करना, जैसा दिया है वैसी ही नकल करना। पुनः प्रारूपण का मतलब है नकल करके अपने मन से लिखना। प्रूफ रीडिंग सहपाठी मूल्यांकन है, दूसरे बच्चों का मूल्यांकन करना। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि अपन को जो लिखा है उसको, प्रूफ रीडिंग का मतलब है जो लिखा है उस वो सही है या गलत है, इसके प्रूफ के लिए उसको रीड करना। तो ये जो चरण है, अपन जो लिखते हैं और उसकी सटीकता जांचने के लिए अंतिम रूप से उसे पढ़ते हैं, तो वो ये पढ़ना, रीडिंग, प्रूफ करना है कि ये सही है या गलत है, तो ये कहलाएगी प्रूफ रीडिंग। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो ये आप याद रखिए। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 117। कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? प्रश्न है, कौन सा अधिगम या उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? प्राकृतिक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम विधि। तो इसका सही उत्तर होगा संप्रेषणात्मक उपागम विधि। नहीं, ये उसका उत्तर नहीं होगा। प्रश्न नंबर 117 क्या है? प्राकृतिक उपागम, श्रव्य भाषिक विधि, प्रत्यक्ष विधि। इसका होगा प्राकृतिक उपागम। प्राकृतिक उपागम यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18। एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के लिए सही नहीं है? चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए, यह हो सकता है।
चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे, यह भी हो सकता है। चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सकता, यह भी हो सकता है। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। जरूरी नहीं है कि चयनित सामग्री बच्चों के द्वारा ही बनाई गई है। कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, वो खुद से क्या सामग्री बनाएंगे, तो ये चयनित सामग्री अध्यापक के द्वारा ही बनाई जानी चाहिए। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 119, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके, मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। यहाँ पर ये एक सही उत्तर इसका होगा। प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का सही नहीं है। अभिकल्पना पाठ्यचर्या का सिद्धांत इसमें आता है, प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए, तकनीकी का सिद्धांत होना चाहिए, मूर्त रूप इसमें नहीं होना चाहिए। जहाँ पर अभिकल्पना है वहाँ पर मूर्त रूप तो होना चाहिए, जहाँ अभिकल्पना है वहाँ पर अमूर्त रूप, कौन सा रूप होना चाहिए, अमूर्त रूप होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 30 प्रश्न ख़त्म होते हैं। यहाँ पर आपके 30 प्रश्न ख़त्म होते हैं। अगर आप और भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और टेस्ट आप लगाना चाहते हैं, जितने अधिक प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, मैं आपके लिए कम से कम हर सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट के 10-10 30-30 नंबर वाले टेस्ट की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा और आप इनकी प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करें। अगर आपकी इनके नोट्स चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8518981843। मैं हूं सतीश। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं और आपको इसकी PDF मिल जाएगी। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।